नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। आज एक बार फिर एक नए मुद्दे पर बात करने के लिए एक नए मेहमान के साथ यहाँ मौजूद हूँ और ये मेहमान मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। राहुल कुमार सिंह ये छत्तीसगढ़ के पुरातत्व विभाग से, संस्कृति और पुरातत्व विभाग से अभी रिटायर हुए हैं। हालांकि मुझको ये रिटायर किसी कोने से इसलिए नहीं लगते हैं कि मैं और राहुल एक कॉलेज की एक क्लास में साथ पढ़े हुए हैं और मैं अपने आप को अभी तक एक टीनेजर से अधिक महसूस नहीं कर पाता हूँ। तो मैं भी आपके साथ हूँ। तो एक रिटायर्ड कोई मेरा क्लास फेलो है, ये मेरे को थोड़ा अपसेट करने वाली बात भी है। खैर, राहुल की बहुत सारी खूबियाँ हैं। एक तो यह है कि वो खालिश भोला छत्तीसगढ़िया हैं, हर मायने में छत्तीसगढ़ी हैं। दूसरा यह है कि इनको छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं से लेकर छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का पुरातत्व, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोली, यहाँ के पर्यटन स्थल, इनके बारे में वो कम उम्र में ही एक लिविंग इंसाइक्लोपीडिया जैसे हो गए हैं। मुझको किसी भी बारे में कोई जानकारी पानी रहती है छत्तीसगढ़ के किसी विषय को लेकर, तो पहला नाम मेरे दिमाग में आता है राहुल का, कि राहुल को फ़ोन करके पूछ लिया जाए। तो इनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी है और आज मैं एक बिल्कुल ही अलग मुद्दे पर इनसे बात करने की सोच कर बैठा था, लेकिन एक दूसरी चर्चा निकली। उस चर्चा से इन दिनों चल रही नवरात्रि का एक लेना देना है और छत्तीसगढ़ का भी लेना देना है। नवरात्रि और छत्तीसगढ़ का एक रिश्ता आज की इस बातचीत से इस तरह है कि एक वक्त ऐसा था जब छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में नरबली की प्रथा थी। अब मैं उसको कितनी भी कोशिश करूं, उसको मैं मानव बलि नहीं कह सकता, क्योंकि वो बलि नर की ही दी जाती थी, आदमी की ही बलि दी जाती थी, पुरुष की ही बलि दी जाती थी। महिला शायद बलि की उस परंपरा, सैकड़ों साल पुरानी परंपरा के बीच भी उस महिला को अपवित्र और बलि न देने के लायक शायद मान लिया जाता था और इसलिए ये प्रथा नरबलि के रूप में चली। तो छत्तीसगढ़ में आज की हालत देखकर, जहां आज बहुत ही कम इक्का दुक्का ऐसे मंदिर बचे हैं जहां पे कोई पशु बलि होती है, अधिकतर जगहों पे पशु बलि भी बंद हो गई है। ऐसे में एक वक्त यहाँ पर नरबली का एक लंबा इतिहास था। वो किस तरह का था, ये मैं राहुल से जानने के लिए आज अपनी तमाम जिज्ञासा लेकर बैठा हूँ। राहुल, आज के कार्यक्रम में तुम्हारा बहुत स्वागत है। थैंक यू, और धन्यवाद। समय निकाला आपने, दौड़ भाग के बीच यहाँ आए, बड़ी खुशी हुई। और हम लोग बातचीत के इस सिलसिले को कई किस्तों में आगे जारी रखेंगे जब जब आपको समय रहेगा। फिलहाल आज चूँकि नवरात्रि चल रही है और देवी पूजा का, देवी को प्रसन्न करने का एक तरीका एक वक्त हिंदुस्तान में नरबली का था। कई प्रदेशों में ऐसा होता था, छत्तीसगढ़ में भी होता था। छत्तीसगढ़ के इतिहास का वो पन्ना अधिकतर लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन इतिहास अच्छा हो या बुरा हो, वो हकीकत होता है। उसको हम कितना मना करने की कोशिश करें, अपने इतिहास को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आप बतलाइए कि छत्तीसगढ़ में नरबली के बारे में क्या इतिहास दर्ज है। हम बात शुरू करें तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो जो बहुत अधिकृत रूप से पुरातत्व में, विशेषकर हम जब इतिहास निर्माण की बात करते हैं तो ताम्रपत्रों या शिलालेखों में, अभिलेखों में जो तथ्य दर्ज हैं वो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। और उस दृष्टि से हम देखें तो छत्तीसगढ़ इस मामले में बहुत एक विशिष्ट प्रदेश है, और उसमें भी बस्तर, कि हमको बस्तर से एक ताम्रपत्र, जिसकी यूँ चर्चा कम होती है, लेकिन नागवंशी शासक थे, छिंदक नाग शासकों का वहाँ प्रभुत्व था, आधिपत्य था। उस वंश के एक शासक थे मधुरांतक देव। मधुरांतक देव के
काल में ये किस पीरियड की बात? 11वीं शताब्दी। मुझे ध्यान आता है कि ताम्रपत्र पे शक संवत दर्ज है और उसको कोरिलेट किया है ईसवी सन में, तो बहुत संभव है 1065 या इस तरह की कोई तिथि आती है। 11वीं शताब्दी के राजा हैं मधुरांतक देव, वो ग्राम दान की चर्चा कर रहे हैं और उसके साथ एक बहुत स्पष्ट नहीं लेकिन लगभग स्पष्ट रूप से ये नरबली की, जो बाद में बस्तर में बहुत सामान्य रूप से मेरिया कहा जाने लगा। मेडी पाट ऐसा शब्द आता है, छुरीकार एक शब्द आता है, शायद वो जो छुरे से बलि देता हो, तो उनके कॉम्पनसेशन के लिए या उसके लिए गांव निर्धारित करके कि किस गांव के लोग होंगे, तो ऐसे गांवों को में लोगों को बसाना कि वो जब भी आवश्यकता हो वो उपलब्ध रहें। तो इस तरह की, और वो पूरा ताम्रपत्र है, वो ताम्रपत्र प्रकाशित है। एपिग्राफिया इंडिका जो बहुत प्रतिष्ठित शोध जर्नल हुआ करता था। राय बहादुर हीरालाल छत्तीसगढ़ के इतिहास को लेकर उन्होंने बहुत लेखन किया है, पुरातत्व को लेकर लेखन किया है, और उन्होंने विस्तार से इसकी चर्चा की है। न सिर्फ इस ताम्रपत्र का संपादन, उसका अध्ययन किया है, बल्कि उस पर अपनी टिप्पणियाँ बहुत विस्तार से उन्होंने इसमें दी हैं। तो जो मैं मानता हूँ कि जो सबसे पुराना और अभिलिखित साक्ष्य हमको मिलता है वो छत्तीसगढ़ में नरबली का स्पष्ट रूप से 11वीं शताब्दी का मिलता है। ये जो कहा आपने वो गांव बसाया गया, मुआवजे में गांव दिया या जमीन दी, मैं इसको ठीक से नहीं समझ पाया। तो वो ताम्रपत्र में जिस तरह की बात आती है, ग्रामदान दिया जा रहा है इस परंपरा का निर्वाह करते रहने के लिए, तो दोनों चीज़ों की संभावना होती है। एक तो संभावना ये होती है कि कुछ जो बलि के लिए तैयार लोग हैं या परिवार हैं, उनको लाकर यहाँ बसाया जाता हो, या जिनके जो बलि के लिए कभी उन्होंने दिया है उसको मुआवजे के बतौर उनको यहाँ कोई भूमि दान दी गई हो। तो इस परंपरा, क्योंकि ताम्रपत्र आमतौर से जो आजकल का स्टाम्प पेपर होता है, जिसको भू अधिकार अभिलेख जैसा हम ऋण पुस्तिका जो कह सकते हैं, तो वो ताम्रपत्र होता है, वो मुख्यतः दानपत्र होता है। तो वो दानपत्र और राजा का डिक्लेरेशन है कि वो उस ग्राम या राजस्व भूमि का अधिकार किसे दे रहा है, किससे संबंधित लोगों को, किन लोगों को दे रहा है, और उसको बहुत विस्तार से उसमें दर्ज किया गया है। तो ये इतिहास में नरबली का उस इलाके में इस राजा के वक्त, इसके बाद में अगला जिक्र क्या मिलता है? ये तो आपने सबसे पहला और पुराना बता दिया। अब अपन और थोड़ा सा आगे आए। तो बस्तर में दो बस्तर के साथ दो तीन चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से आती हैं। एक तो नरबली का उल्लेख मिलता है, और सन थोड़ा 1-2 साल आगे पीछे हो सकते हैं, मोटे तौर पे मैं अपनी याददाश्त से कह रहा हूँ कि 1942 के आसपास ब्रिटिश हुकूमत के दौरान इस बात की बड़ी चर्चा होती थी कि वहाँ दंतेश्वरी मंदिर में, एक तो ये संदर्भवश ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि दंतेश्वरी का नाम अब दंतेश्वरी और देवी दंतेश्वरी और वहाँ देवी का दांत गिरा था और 52 शक्तिपीठ, इन सब बातों की चर्चा होती है, लेकिन परंपरा में एक पुराना नाम माणिक्येश्वरी भी मिलता है। और ये जिक्र आता है कि माणिक्येश्वरी देवी या दंतेश्वरी देवी के मंदिर में नरबली दी जाती है, इसकी चर्चा होती थी। और ब्रिटिश हुकूमत थी, वो लगातार इस बात को न्याय का, कानून का शासन इसके लिए और इस परंपरा को रोकना चाहती थी। तो ये जिक्र आता है कि 1942 के आसपास उन्होंने एक अपना दस्ता यहाँ भेजा था जो ऐसी किसी घटना की संभावना या आशंका को रोकने के लिए था। अच्छा। निगरानी के लिए था। अच्छा। और मजे की बात यह है कि उसका विरोध स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर के पारंपरिक पुजारी और स्थानीय लोग भी, कि ये हमारी परंपरा पर आघात है। ये विदेशी हमला है। हमला है, ये तो विदेशी संस्कृति है जो हमारी परंपरा को रोक रही है। है।
अच्छा। ये एक बात आई थी, क्योंकि उसमें ये पूरा का पूरा माहौल शायद इस तरह से होता था कि नरबली को इतना प्रतिष्ठित, गौरवान्वित, ग्लोरीफाइड किया गया था कि उसको लेके शायद, जैसे कभी सती प्रथा हुआ करता था, तो शायद इतना ग्लोरीफाइड था कि उसको लेके एक बहुत जन सामान्य में इस बात को शायद उस तरह से नहीं देखा जाता था, उतना मानवीय मानवीय दृष्टि मानवाधिकार उस समय उतना बड़ा मुद्दा नहीं मुद्दा था। नहीं होता था। और ये दृष्टि, और ये हम देखते हैं कि ये तो पुराने और बस्तर की जहाँ तक बात हो रही है, एक बहुत रोचक और संदर्भ है। वो संदर्भ है ग्रिक्सन ने अपनी पुस्तक में, ग्रिक्सन जो वेरियर एल्विन के भी पहले ग्रिक्सन ने जो बस्तर पे काम किया था, उसमें उन्होंने उसके आमुख में, प्रीफेस में एक जानकारी लिखी है। एक तो उन्होंने बस्तर के बहुभाषी चरित्र पे बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी, थोड़ा प्रसंग से हट के, लेकिन छोटी सी हाँ, बात है। बिल्कुल वो बिल्कुल। ये कि वो कहते हैं कि मेरा जो सहायक है, वो सहायक बस्तर की सभी 36 डायलेक्ट को बोल सकता है, ऑल 36 डायलेक्ट्स। तो ये 36 डायलेक्ट जना कहना हम यहाँ अभी 2, 3, 4 तक सीमित रह जाते हैं। बहुत मुश्किल से, मुश्किल हल्दी, से। भत्री, गुणी के 2-3 हाँ रूप हैं, हाँ वो दोरली, बस हम इतना कह सकते हैं। हाँ लेकिन ये भाषा, उपभाषा या बोली का ये विभाजन कई बार मुश्किल होता है, लेकिन हाँ। बात के शासकीय दस्तावेजों में भी बस्तर की 72 बोलियों का जिक्र आता है। अच्छा। एक जिक्र है। खैर, मूल प्रसंग ये है कि ग्रिक्सन ये कहते हैं कि बहादुर सिंह जैसा कोई नाम बताते हैं जो मूलतः उड़ीसा के रहने वाले थे और उड़ीसा से यहाँ आए थे, तो उनके पिता वो व्यक्ति थे जो नरबली के लिए जिनका चयन कर लिया गया था मेरिया के लिए, और वहाँ से वो भाग आए थे। अच्छा। ये जो मेरा गाइड है वो उनका पुत्र है, इस तरह का वो ये चयन उल्लेख करते बस्तर हैं। में किया गया था कि उड़ीसा में किया ये गया? उड़ीसा के रहने वाले थे। दरअसल बस्तर का ये हिस्सा, जगदलपुर का हिस्सा, क्योंकि उड़ीसा से जो बस जगदलपुर के आसपास का हिस्सा है, उड़ीसा से बहुत ज़्यादा संपर्क कांकेर और हाँ। जगदलपुर का रहा है। इवन एक बहुत भाषा की बात है कि एक बहुत बाद के काल का एक ताम्रपत्र मिलता है जो द्विभाषी ताम्रपत्र अच्छा है, अच्छा आधा उड़िया में, आधा नागरी में। अच्छा। और जो उड़िया पंडित हैं, उनके लिए, उनको जो समझने की बात है उसको उड़िया में लिखा गया है, और राजपाल देव का वो ताम्रपत्र है, और जो राजा के लिए बाइंडिंग होगा वो हिंदी में लिखा गया है। तो द्विभाषी ताम्रपत्र इस तरह से। एक बहुत इंटरेस्टिंग, हीरालाल जी ये कहते हैं कि इंद्रावती नदी भाषा की भी विभाजक नदी है, जोड़ने हाँ वाली नदी है। हाँ। वो इंद्रावती के दाहिने तट पर अगर संस्कृत और नागरी के लेख मिलते हैं तो बाएं तट पे तेलुगु को मिलते हैं, सिर्फ नदी के 2 तट पे। तो राजा उन दोनों, खैर, तो मूल बात यह है कि वो मेरिया से बच के, और उड़ीसा के गांवों में, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा इस बात का प्रचलन था, और कहा जाता है कि उड़ीसा के गांवों से इस तरह के जो बहुत गरीब लोग होते थे, कुछ ऐसे दास या गुलाम प्रथा जो होती थी, वो अपने बच्चों को बहुत ग्लोरीफाई, घर में कुछ विपत्ति है तो बताया ये जाता है कि उस विपत्ति को दूर करने के लिए अपने किसी संतान को बलि के लिए तय कर देते थे। परिवार खुद ही तय खुद कर तय देता कर है। देता था। और ये बात सुन के थोड़ा लगता है कि ये होगा, क्योंकि हम अगर एकदम पीछे चले जाएं उपनिषदों के काल में, तो बहुत प्रसिद्ध जो कथा है शुनहशेप की, तो शुनहशेप को उनके पिता को नरबलि देनी थी, अपने किसी पुत्र की बलि देनी थी, तो वो अपने 3 पुत्रों को बलि देने में, बड़े को दूं तो ये होगा, छोटे को दूं तो मंझला फंसता है जिसका नाम शुनहशेप है। अच्छा। और पता नहीं वो किस बात का रूपक है, किस बात का प्रतीक है, या वास्तविक कथा है, क्योंकि शुनहशेप, शुनहपुच्छ मतलब कुत्ते की पूंछ, कुत्ते की किस्म का नाम है। तो ये नाम लगता है कि कहीं कोई रूपक तो नहीं है, बहरहाल। लेकिन कथा से ये ज़रूर समझ में आता है कि अभिभावक या माता पिता भी अपनी मर्जी से ये इस तरह का बलि के लिए अपने संतान को दान देते थे।
रतनपुर या आरंग के साथ जो कथा जुड़ी हुई है, मोरत ध्वज की कथा, हाँ। उसमें भी आरे से अपने लड़के को चीर कर देने की कथा है, ब्राह्मण और भूख मिटाने की कथा। अभी भी तांत्रिकों के झांसे में आके कई लोग अपने परिवार के बच्चों की बलि दे देते हैं, बलि देते हैं, अड़ोस पड़ोस के बच्चों की, कुछ लोग अपने परिवार की दे देते हैं गड़ा खजाना मिलने के लिए। तो ये बस्तर की जो अपन बात कर रहे थे उसमें ये है कि उड़ीसा के कुछ लोगों को भी बस्तर में लाते थे बलि देने के लिए। लाया गया है। तो ये रुपए पैसे दे के खरीद के गुलाम जैसे लाते थे। मुझे लगता है कि कुछ अलग अलग तरीके थे। कुछ तो गुलाम हैं या बंधुआ हैं या पूरे जीवन के लिए हैं, वो अपने बच्चों को दे। कभी उसका क्रय भी किया गया कि खरीद के लाया गया। एक चीज़ उसमें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आपने जब नर और मानव की बात कही, कि एक पुरानी बहुत प्रचलित कहानी है जिसमें कहा जाता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, कि किसी एक राजा का कहीं चोट लगती है, उंगली कट जाती है। हाँ। तो बाद में बच जाता है वो, बलि चढ़ने से बच जाता है, अंग भंग है इसलिए। हाँ। तो सर्वांग संपूर्ण और कई बार यहाँ तक कि स्वस्थ सुडौल, हाँ। मतलब बलि के लिए जो पात्र है, हाँ। वो बेस्ट पीस होना चाहिए। हाँ। ये भी हाँ, यानी ईश्वर को अच्छा फल दें, अच्छा फल दें। सड़ा हुआ कीड़ा लगा हुआ फल कोई नहीं चढ़ाएगा, इस किस्म की सोच थी। एक बात मुझको बतलाइए कि बस्तर में वहाँ के आदिवासी, मूल निवासी ये रहते थे, लेकिन शासक बाहर के आए हुए थे वहाँ पर। जी। वहाँ आदिवासी शासक नहीं थे जी। वो उड़ीसा से आए थे, दूसरी जगह से आए थे, बाहर के शासक थे। तो बलि जो दी जाती थी ये बस्तर के स्थानीय आदिवासी अपनी परंपरा के तहत देते थे कि ये शासक देते थे? हमको दो चीज़ें मैं इसमें कहना चाहूँगा। एक तो हमको जो ये इस तरह के अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं, प्रामाणिक रूप से जो मिलता है, वो तो मिलता है कि शासकों द्वारा दिया जाता था। लेकिन जैसा आपने कहा कि बहुत सारी मान्यताओं के कारण भी बलि दी जाती थी। और बलि की जो मुख्य रूप से प्रथा है, एक तो देवी को प्रसन्न करना, और एक उसका जो दूसरा पक्ष है, अगर एक संदर्भ में जोड़ के याद करूं तो जो बहुत छत्तीसगढ़ में कटनी लाइन पे जो बोगदा है, खोडरी खोंगसरा बनवार टंग का, तो उसके आसपास जब कभी भी जाइए, शायद अभी भी हो, ये कहानी सुनने को मिलती है कि वो उसमें जब कभी भी कोई दुर्घटना होती थी, काम में बाधा होती थी, बनाते समय एक मनुष्य की बलि देते थे। ये रेलवे के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े बांध, बड़े पुल, इन सब के साथ ऐसी कहानी पहले तो जुड़ी रहती थी कि उसकी बाधाओं को खत्म करने के लिए एडवांस में बलि दे दी जा रही है। ये एक किस्म से ईश्वर को रंगदारी टैक्स जैसा देना था कि आगे परेशान मत करना, जैसे इलाके के किसी रंगदार को देते हैं, ऐसा था ये बलि देना। मैं एक अगर अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहूँ, मतलब उसको थोड़ा रोमांच भी है उसमें। और ये सभी मैं स्पष्ट नाम के साथ उल्लेख कर रहा हूँ उसकी तथ्यात्मकता की रक्षा के लिए। नारायणपुर से 30 किलोमीटर दूर भोंगापाल नाम का स्थान है। 5वीं शताब्दी का नलवंशी शासकों का वहाँ रीमेंस हैं अभी भी, और वो राज्य संरक्षित स्मारक है। ये सन 1990-91 की बात है। वहाँ खुदाई का काम हो रहा था। हम लोगों को कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी जो मुआइज़ थे, वो उन लोगों ने कुछ घटनाएं हुई जिसके कारण वो कैंप वहाँ से हटाना पड़ा। कैंप फिर से दूसरी बार जब स्टैब्लिश हुआ तो मैंने स्वेच्छा से वहाँ जाना पसंद किया कि वहाँ ठीक है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति होगी तो अगर हम ठीक काम कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ जब हम गए तो वहाँ स्थानीय व्यक्ति एक गुरुजी थे, तो उन गुरुजी से हम लोगों ने चर्चा की। गुरुजी ने कहा कि नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग काम कीजिए, आप लोग बस ये ध्यान रखिएगा कि
मस्टर रोल और लेबर का पेमेंट है और मिनिमम वेजेस का जो ऑर्डर होता है, हम लोगों ने कहा वो तो है, उसमें कहीं कोई दिक्कत यानी नहीं। फेयर डिमांड्स थी। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले फिर कीजिए और मजदूरों के साथ। मैं बोला नहीं, व्यवहार को लेके भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने एक शर्त कही जिसका कारण नहीं बताया। वो शर्त उन्होंने कही कि आप कहीं भी जाएं, पूरे 24 के 24 घंटे आप किन्हीं न किन्हीं एक दो लोगों की नज़रों में रहें। मतलब यू आर अंडर सर्विलेंस, आप कैमरे की नज़र में हैं, किस्म की शर्त। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले नहीं, आप मेरी बात मानिए। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जब रात को सोएंगे तो बोले खिड़की दरवाज़ा मत बंद कीजिएगा और गांव के किसी व्यक्ति को बरामदे में साथ सुलाइएगा। ठीक है। मैंने कहा दिशा मैदान के लिए जाएंगे तो क्या होगा, उस समय तो आड़ होगी। मैंने उनको शायद बहुत हल्के मूड में मजाक के तौर पूछा। उन्होंने उस बात का पूरी गंभीरता से जवाब दिया कि आप किसी खेत के मेड़ के पीछे जाएं जिसमें आपका सिर दिखता रहे। अच्छा। आप उस समय भी दिखते रहें। बात आई गई हो गई, हम लोगों ने पालन किया उसका। लेकिन जब मैं कैंप जब पूरा हुआ वापस आने लगा और मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी एक बात रह गई है, वो आप बताइए वो क्या है, क्या रहस्य क्या था? रहस्य है? तो बोले कि देखिए हुआ ये था कि जब आप लोग, अच्छा वो आपस में वहाँ के स्थानीय निवासी जो काम करने वाले श्रमिक थे वो बात करते थे, और ये बड़ा एक खास तरह का एक जनजातीय व्यवहार का नमूना है कि आप उनसे बात करें तो उनके चेहरे के भाव से नहीं समझ सकते कि वो आपकी बात का क्या असर ले रहे हैं। और अगर दो लोग हैं तो वो आपस में अपनी भाषा में बात कर लेते हैं। हाँ। और ये बात तो गुरु जी ने ये कहा कि आप लोगों के साथ ये चर्चा थी कि आप लोग जिस टीले पे काम करने आए हैं, हाँ। ये भूतहा और देवतहा है। अच्छा। तो साहब लोग इतने मूर्ख तो होंगे नहीं कि अपनी जान की बाजी लगाएं। हाँ। तो वो अब किसी की जान तो लेगा वो। अच्छा। और इसके लिए ये लोग किसी की बलि देंगे। धीरे से ये लोग देखना, किसी बच्चे को फुसला के, किसी आदमी को फुसला के ये लोग किसी न किसी को बलि देंगे। ये 90-92 की बात है। 1991 की बात है। ये पक्के में है कि ये लोग बलि देंगे। और बोले मैंने आपको इसीलिए कहा था कि अगर आपकी एलिबाई होती है, गांव के दो लोग साथ होते हैं, तो आप लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, जाने आने के लिए भी मना किया था कि आप अगर गांव के चार लोग साथ नहीं हैं तो किसी भी ऐसी जगह पे न जाएं। तो हम लोगों को आसपास की जगह सर्वे करनी होती थी कि और भी माउंट्स हैं क्या, और भी पुरावशेष हैं क्या। तो हम उन लोगों को साथ लेके जाते थे गांव को। उनका कहना कि आप कहीं भी एज स्ट्रेंज या नई जगह पे जाएंगे तो वो माना जाएगा कि आप कोई साजिश कर रहे हैं, उस कुछ लक्ष्य, हाँ उस लक्ष्य को पूरा। तो ये चीज़ें थी। लेकिन उससे एक बड़ी सीख मिली कि सिर्फ मामला नरबली का नहीं, साइट पे रहने पे, नई जगह पे रहने पे, एक्सप्लोरेशन सर्वे में रहने पे आप अपने को सर्विलेंस में रखें, स्थानीय लोगों के नज़रों में भरोसे में रखें। भरोसे में रहें, आपकी कोई बातचीत, कोई हरकत छुपी मत रहे। राहुल, मैं फिर लौटता हूँ, ये जो नरबली की परंपरा जब तक भी जारी रही, जब से शुरू हुई और जब तक जारी रही, कौन से मौके ऐसे रहते थे जब नरबली दी जाती थी? एक तो जैसे हम बात कर रहे थे कि नवरात्रि में देवी की पूजा में, और हिंदुस्तान में कई जगहों पर देवी की पूजा में ही ज़्यादा नरबली की प्रथा रही है। बिल्कुल। यहाँ कौन से हिंदू धर्म के, कौन से परंपरा के, किस ब्रांच के लोग थे जो नरबली देते थे, किन मौक़ों पर देते थे? जितनी मेरी जानकारी है और तथ्यों पे और जो लोक विश्वास में भी जो बातें पता लगती हैं, नवरात्रि का अवसर होता था, देवी पूजा यानी शाक्त पूजा। और शाक्त पूजा में इस तरह की परंपरा, और नरबली की तो नहीं लेकिन एक बलि की वो परंपरा की। और उसके साथ एक अवसर और होता था, अगर कोई राजकीय व्यक्ति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना या तिथि होती थी, वो भी एक अवसर होता था। एक यात्रा करके शब्द आता है दंतेश्वरी मंदिर का ही, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर में एक बहुत रोचक
शिलालेख है, मंदिर प्रवेश के पहले बाएं ओर 2 पत्थर लगे हैं, एक पत्थर में संस्कृत और दूसरे पत्थर में उसी संस्कृत अभिलेख का अनुवाद है, जिसे माना जाता है कि वो छत्तीसगढ़ी का पहला नमूना है। अच्छा। 1703 दिक्पाल देव का वो शिलालेख है और बहुत आरंभ बड़ा उसका रोचक है कि अब कलयुग में संस्कृत के बचैया कम हैं, अच्छा। इसलिए यह भाखा में लिखा जा रहा है। अच्छा। और उसमें फिर आगे ये कहता है कि इस यात्रा के अवसर पर इतने भैंसों की बलि दी गई, शंखिनी और डंकिनी नदी के संगम पे दंतेश्वरी मंदिर है, तो इतने भैंसों की बलि दी गई कि शायद 3 दिन या 5 दिन, ऐसा भी कुछ बताया है कि इतने दिन तक शंखिनी डंकिनी नदी का पानी कुसुम वर्ण भय लाल रंग का हो गया था। इस तरह का जिक्र आता है। तो ये तो बहुत निश्चित रूप से पता लगता है कि जो बलि है वो मुख्यतः जो नवरात्रि का पर्व है, नवरात्रि के पर्व पे, और एक शायद उसी का एक स्वरूप ये है जो छत्तीसगढ़ में एक अब सुनाई कम पड़ता है, पहले बहुत कॉमन होता था और कुछ घटनाएं मैंने स्वयं देखी हैं, जो अपनी जीभ काट के चढ़ाते थे हाँ, लोग। हाँ। वो देवी के मंदिरों में और शिव मंदिरों में। ये तो अभी कुछ साल पहले तक का मुझको याद है, यहाँ होता रहा पे है। जीभ काट कर चढ़ाने जी। का। तो एक तरह से वो घटना भी देवी मंदिरों में या शिव मंदिरों में, कुछ शैव मंदिरों में मैं फिर एक बार इतिहास में लौटना चाहता हूँ कि जो पहली नरबली जो आप बतला रहे हैं इस तरह से डॉक्यूमेंटेड लगती है, और आखिरी नरबली जो अंग्रेज़ों के वक्त पे उन्होंने रोकते रोकते हुई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। इसके बीच में आपको क्या लगता है, कितने बड़े पैमाने पे ये होती थी, हर साल होती थी, हर नवरात्रि पे होती थी, कितने लोगों की होती थी, इसका कोई भी अंदाज किसी ने लिखा है इतिहास में? मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन ये जो जितने कम संदर्भ मिले हैं वो संदर्भ अपने आप में मैं मानता हूँ कि पर्याप्त हैं ये साबित करने के लिए कि नरबली को लेके बहुत उस तरह से जो ह्यूमन राइट्स की आप बात कह रहे हैं, हाँ। वैसी स्थिति नहीं थी। हाँ। उसको असहज तो होता होगा, लेकिन वैसी असहजता शायद नहीं थी। कितनी और क्योंकि पूरा गांव उसके लिए निर्धारित करना, तो ये लगता है कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता था। ये गांव वाला मैं एक बार फिर समझना चाहता हूँ। हाँ। ये गांव निर्धारित करने का क्या मतलब है? ये उस गांव के ज़्यादा लोगों की बलि देते थे या शायद। बलि के मुआवजे के रूप में लोगों को वहाँ बसाया गया था? दोनों चीज़ें। एक तो मुझे दोनों चीज़ें, एक तो जैसे अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, राजपुर का जिक्र आता है, जो जगदलपुर से चित्रकूट के रास्ते में 2 जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, एक लोहड़ीगुड़ा जो गोलीकांड के कारण बहुत प्रसिद्ध है, और राजपुर। हाँ। तो राजपुर से ही ये, अच्छा, राजपुर में अभी भी पुराने खंडहर हैं, वहाँ अभी भी इस तरह की लोगों में मान्यताएं और कथाएं हैं। नरबली की बातें वहाँ कही जाती हैं। वहाँ राजा रानी की भी कुछ लोग बलि दे दी गई थी, हत्या कर दी गई थी की बात कहते हैं। ये भी कहते हैं कि खजाना गड़ा हुआ है राजा वाला, वो नाग नागिन रक्षा करते हैं। किस्म की, मतलब बहुत सारी ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें राजपुर के साथ हैं। और उस राजपुर से ही ये एक नारायणपुर, जो नारायण पाल का मंदिर है, उस गांव के लिए कहा जाता है, वहाँ कुछ दान दिया गया था। उड़ीसा के उस गांव, कुछ गांवों की चर्चा आती है जहाँ से लोग लाए जाते थे। कोई भी ऐसा केस डॉक्यूमेंट हुआ है जिसमें कोई व्यक्ति कहे कि हाँ, मेरे पुरखे की बलि दी गई थी, मैंने अपने परिवार में सुना है? ऐसे किसी से बातचीत कहीं दर्ज है? मेरी जानकारी में, मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसकी तलाश की जाए तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, ऐसा मुझको लगता है कि ये विषय ऐसा लग रहा है कि जब इलाके की शिनाख्त तो हो गई है, गांव की शिनाख्त है कि इस इलाके में ऐसा होता था, दंतेश्वरी मंदिर की शिनाख्त है कि यहाँ पर होता था, तो मुझको लगता है कि ऐसे परिवारों की शिनाख्त, लोग अभी भी कई 100 साल पुराने परिवारों को ढूंढते हुए
कहीं मॉरिशस और फिजी से बिहार पहुंचते हैं, आते हैं, तो ऐसा मुझको लगता है कि शायद कोई काम करे तो मिल सकता है, लेकिन ऐसा काम किया हुआ आपको याद नहीं पड़ता नहीं, किसी मेरी का। जानकारी में नहीं है। बहुत सारे उसके एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद ऐसी जानकारी देने में लोग हिचकें, दर्ज करने में हिचकें, ये भी एक तो संभावना है। मैं इस बात को बस्तर के बारे में बातचीत में मैं आखिरी में एक चीज़ को स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि बस्तर के शासक बस्तर के आदिवासी नहीं थे, वो बाहर से आए हुए गैर आदिवासी थे। बस्तर में नरबली की जो परंपरा थी और जो इतिहास जो दर्ज है या जन चर्चा में है, वो ये है कि ये शासक नरबली देते थे। बस्तर के आदिवासी अपने लोगों की नरबली देते हों ऐसा नहीं मिलता है कहीं कहीं जिक्र, दर्ज मिलता नहीं है, लेकिन उस परंपरा से प्रभावित होकर। प्रभावित रहे हैं। और वो बलि जैसे देने की बात जो मैंने, जैसे आज लोग किसी बड़े नेता के कपड़ों की नकल करने लगते हैं, उस किस्म से किसी ने किया हो तो किया हाँ, हो। और जो जो घटना मैं एक छोटा सा प्रसंग, और जो बहुत, ये तो बस्तर की बात है, हाँ। एक बहुत छोटा सा प्रसंग, और ये मुझे लगता है 1994-95 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं हाँ। है। एक हम बिलासपुर रोड पे जाएं तो शिवनाथ नदी के किनारे लिमतरा जो गांव है, हाँ। लिमतरा के अंदर एक देवी मंदिर है। हाँ। हमारे विभाग के कुछ अधिकारी वहाँ गए थे, और मंदिर के पहले तालाब के पास वो रुके। एग्जैक्ट मंदिर लोकेट करने में दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ एक लड़का नहा के निकल रहा था, इसी तरह नवरात्रि का वक्त था, और वो निकल रहा था, तो उसको बुलाए, बोले कि हम लोग देवी मंदिर जा रहे हैं, और कहाँ पे है मंदिर हम लोगों को मालूम नहीं है, चलो दिखा दो। तो वो बैठ गया जीप में बैठा, और उसने देखा तो ये लोग, इन लोगों ने क्या किया था कि उस समय कलश वलश बिकता रहता है, तो वो ले लिया था, पूजा पाठ की भी कुछ सामग्री थी, और पूछे तो तुम ठीक हो और बाकी अच्छा है, नहा धो लिए हो सब। ये जो औपचारिक चर्चा हो रही थी, वो लड़का अचानक से कूद गया। गाड़ी से कूद गया। हाँ। और कूद गया, इनको समझ में नहीं आया कि हाँ। क्या हुआ। हाँ। तो ये लोग समझे नहीं, तो ये लोग आगे जाके गाड़ी रोके। हाँ। और गाड़ी रोक के तो एक आदमी था, उनसे पूछे कि ऐसा ऐसा। बोले अरे साहब, झन पूछा तुमन पूछे है, तो बोला लगी सोही कि आज ओकर काम हो गए, तुमन बलि देवैया होकर। मतलब ये स्मृति में मैं 1994-95 के आसपास की बात ये कह रहा हूँ, यानी 30 साल के भीतर की 30 बात साल है। के भीतर। और उसमें मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, हमारे विभागीय अधिकारी राजा राम सिंह जी थे, एस यादव साहब थे, ये लोग थे जो अभी भी हैं, जिनके प्रत्यक्ष ये घटना घटी थी, और ये उनको फेस करना पड़ा था। अब ये बस्तर की तो बात अपनी हो गई, मैं छत्तीसगढ़ के दूसरे कुछ हिस्सों की बात करना चाहता हूँ जहाँ के बारे में ऐसी चर्चा मुझको पता लगी है। ये पता लगा है कि सरगुजा में नरबली होती थी, ये पता लगा है कि चंद्रहासिनी देवी का जो मंदिर है इस तरफ रायगढ़ तरफ जी, वहाँ भी बलि होती थी। ऐसा क्या आपका पढ़ा और सुना हुआ है? लोगों की चर्चा में ये बात देवी मंदिरों के साथ, और सरगुजा में भी, और कई बार जब लोग चर्चा करते हैं तो वो ये एक कंफ्यूजन भी होता है कि वो कोई सामान्य अपराध था या बलि की घटना थी, बलि का रूप दे दिया गया। इस बात की एक आशंका बनी रहती है, बहुत स्पष्ट रूप से नहीं होता। लेकिन ये पक्के तौर पे मालूम होता है कि जो देवी मंदिर हैं, उन देवी मंदिरों में बलि दी जाती थी। सबसे चर्चा में रहा है, बहुत विवादित रहा है, चंद्रपुर की जो चंद्रहासिनी देवी। क्योंकि चंद्रहासिनी देवी का मंदिर और निर्माण तो बहुत नया है, लेकिन वो स्थान की मान्यता बहुत पुरानी है, वहाँ के लिए रहा है। बस्तर के भी जो देवी स्थान रहे हैं, महामाया, कुदरगढ़ीन, जो अलग अलग स्थान रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा कि वहाँ बलि दी जाती थी। लेकिन
नर बलि दी जाती थी इसकी बहुत स्पष्ट रूप से या मुखर रूप से इसकी चर्चा नहीं होती। लोगों के बातचीत से ये अनुमान जरूर होता है कि बलि कि प्रथा रही ऐसा है, शायद रहा हो हो। वहाँ पर। ऐसा अनुमान निश्चित रूप से होता है कि ये संभव है। मुझको ये नरबलि की चर्चा से सीधे सीधे वास्ता नहीं पड़ा, क्योंकि मैं नास्तिक होने के नाते बहुत ही कम गया इन जगहों पे, तो बहुत रूबरू बातचीत नहीं हुई। लेकिन मुझको एक दूसरा किस्सा जो मैं यहाँ शेयर करूँगा, सिरपुर का मंदिर, और सिरपुर के मंदिर में उस इलाके में आसपास खुदाई में कई बार ऐसे गोल मेटल की सील मिलती है, जो एक रिंग में छल्ले में कई ऐसे प्लेट लगी रहती हैं, उसमें कुछ लिखा रहता है। तो वो महासमुंद ज़िले का एक थाना जो सिरपुर के रास्ते में पड़ता है, तो वहाँ एक बार मैं कैमरा लेकर गया रिपोर्टिंग करने के लिए। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 85-87 के आसपास की बात होगी। तो वहाँ थाने की दीवार पर लिखा हुआ था कि इस थाने में क्या क्या प्रॉपर्टी है, तुमगांव। वहाँ लिखा हुआ था कि इस थाने के प्रॉपर्टी में एक डुगडुगी है, जिसे यहाँ के राजा ने एक चमार की खाल खिंचवाकर इस डुगडुगी पर मढ़वा दिया था, और यहाँ का कोटवार उसको बजाकर मुनादी करता है। अच्छा। हाँ, ये 85 के आसपास की बात है। फिर रायपुर के एसपी सीपीजी उन्नी थे उस समय, तो मैं रिपोर्टिंग करता था, उनके साथ उठना बैठना था। तो उन्होंने जिले के, अविभाजित रायपुर जिला था बहुत बड़ा, ये महासमुंद का ये हिस्सा उसी में आता था, तो उन्होंने हर थाने को लिखा कि अपने इलाके का इतिहास लिखो, अपने थाना क्षेत्र का इतिहास लिखो, और थाने की प्रॉपर्टी के डिटेल्स लिखो, जो वैसे भी कानूनी ज़रूरत थी। तो वो तुमगांव थाना जो है, उससे प्रॉपर्टी डिटेल्स में ये आया कि यहाँ पे एक ऐसी डुगडुगी है जिसको यहाँ के राजा ने एक चमार की खाल खिंचवाकर मढ़वा दिया था, और जिसको बजाकर कोटवार मुनादी करता था, और ये इतिहास में भी उसका जिक्र था। तो वो एसपी ऑफिस में जब ये इतिहास टाइप हुआ जिले के सभी जिलों का, तो उसमें ये दर्ज हुआ है। और यानी 85 तक की हालत ये थी देश की, यानी इस लोकतंत्र की, जो आज़ादी के समझ लो चौथाई सदी तो निकल ही गई थी, तो उस समय ये हाल था कि चमार की खाल खिंचवाकर बनाई गई डुगडुगी शासकीय संपत्ति के रूप में थाने में दर्ज थी। ये था। ये अब मेरे को एक चीज़ ये बतलाओ आप, अपनी समझ से या इतिहास में पढ़ा हो तो, बलि जो है केवल पुरुष की क्यों दी जाती थी, महिलाओं को क्यों इससे छोड़ दिया गया था? मुझको कोई शिकायत नहीं है, अच्छा है, कम से कम महिलाएं कुछ तो बची। अगर उनकी भी बराबरी से बलि दी जाती हो तो हिंदुस्तान में आज जेंडर अनुपात और थोड़ा गिर गया रहता। क्यों केवल पुरुष की बलि दी जाती थी? मुझे लगता है कि एक मान्यता, जैसे बलि में भी ज़्यादातर, जैसा मैंने अभी बातचीत में एक जिक्र आया था, बच्चों, किशोर वय, बहुत वयस्कों की बलि का मोटे तौर पे जो उल्लेख मिलता है, वो मिलता है कि वो किशोर, मतलब किशोर वय, और ये माना जाता है शायद शुद्धता, पवित्रता किस्म की जो चीज़ें हैं, तो महिलाओं के साथ, महिलाओं के लिए उनके अपने माहवारी वगैरह की वजह और से, उसके कारण ये माना जाता है कि जब तक उनको देवी देवता को चढ़ाने के लायक शुद्ध नहीं माना जाता। शायद ऐसी कोई मान्यता हो सकती है, ऐसा कोई कारण हो सकता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि बलि में मेरे ध्यान में कभी ये बात पढ़ने में नहीं, नारी बलि पढ़ने में कभी नहीं आता, नर ही आता है। नारी का उत्सर्ग सती रूप में या बाकी रूप में आता है, लेकिन बलि के संदर्भ में कहीं मेरे ध्यान में कभी नहीं आया। अब मैं एक और पहलू पे जाता हूँ। आमतौर पर जो बलि दी जाती है
जैसे भैंसे की बलि दी है, किसी ने किसी और जानवर की बलि दी, उसको खा लेते हैं बाद में। बस्तर के इतिहास में कहीं दर्ज है क्या बलि देने के बाद में इस बलि को खा लेना, ये दर्ज है क्या कहीं? दर्ज तो नहीं है, और मैं आ, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि परोक्ष रूप से भी कहीं इसकी कोई चर्चा या संदर्भ आता है क्या, तो तुरंत तो ऐसी कोई चीज़, लेकिन ये जिज्ञासा बहुत स्वाभाविक भाई है। जैसे हम देवी देवता प्रसाद को जो प्रसाद चढ़ावा चढ़ाते हैं प्रसाद उसको रूप खा में लेते हैं खा लेते प्रसाद हैं, के रूप में। बिल्कुल। और बहुत सारा तो एक तरह से कहिए कि जो अब वर्तमान में चंदरपुर में, हाँ, चंदरपुर आप इस दौरान कभी जाएं तो प्रतिदिन नदी के किनारे 20 से 25 आपको रेत में चूल्हे दिखेंगे प्रतिदिन। और अभी तो और ज़्यादा होगा। वो होता ये है कि लोग बकरा मुर्गा गांव से लेके आते हैं, मान्यता का होता है, बलि वहाँ चढ़ाते बलि हैं। चढ़ाते हैं। मंदिर परिसर में मनाही है तो बाहर चढ़ाएंगे। और कोल्हान नाला के किनारे हमारे यहाँ पड़ोस में होता है, और वहाँ प्रतिदिन पिकनिक है। संडे को 20 चूल्हे जलेंगे, बाकी दिनों 2-4 जरूर जलेंगे। और वो उसकी बलि होगी कहिए उसको। बलि मतलब उसको थोड़ा सा ऐसा शब्द दे दिया गया, हाँ हाँ, दरअसल उसे मारा खाने जाता पीने है, का वो खाने है, का। और वो कोई पूजा के निमित्त, कोई अनुष्ठान के निमित्त, कोई कोई मनौती। मान्यता मनौती, इस तरह का। लेकिन मनुष्य नरबलि में ऐसा मुझे ध्यान नहीं आता। कोई एक बहुत क्षीण, मैं एकदम स्पष्ट नहीं याद कर पा रहा हूँ, जो जो हेड हंटिंग या मनुष्य का शिकार। शिकार कहिए, तो उस तरह की बात बस्तर के संदर्भ में कहीं स्फुट आई है कि वो इस तरह का होता था। कैनिबॉल्स, जो कैनिबॉलिज्म होता है, उसकी कहीं चर्चा आती है। और लोग इस बात के लिए डराया करते थे, वो तथ्य के कारण या सिर्फ डराने के कारण, कि मत जाओ अंदर जंगल में, वहाँ ऐसे लोग रहते हैं, वैसे लोग रहते हैं, आदमी को मार के खा जाते हैं। ये बातें पता नहीं अब वो। लेकिन इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है कि यहाँ पे नहीं, नहीं। नरभक्षी जातियाँ थी या नहीं थी। छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कोई स्पष्ट कोई उल्लेख या डॉक्यूमेंटेशन नहीं। तो हम मेरी केवल एक जानकारी अटकल लगा सकते हैं कि ये नर बलि करके देवी को चढ़ाते थे, तो हो सकता है प्रसाद मान के खा लेते होंगे। ये एक लॉजिक लगा सकते हैं और कुछ जैसे, नहीं। हाँ, इसका प्रमाण कुछ नहीं प्रमाण है, नहीं। ऐसी चर्चाएं भी नहीं हैं। चर्चाएं भी नहीं, मेरी जानकारी में एकदम ऐसी कोई चर्चा नहीं आती है। तो ये छत्तीसगढ़ में देवी स्थानों के परे भी कहीं पे ऐसा आपको याद पड़ रहा है? एक वो स्थान कौन सा है, लेकिन उड़ीसा बॉर्डर का एक कोई स्थान है जहाँ मुर्गे बकरे की ही बलि का, और उसको बड़े आयोजन के रूप में किया जाता था। वो मैं ठीक याद नहीं कर पा रहा हूँ कि वो स्थान देवी का था या नहीं। लेकिन हाँ, शिव मंदिरों में भी कुछ स्थानों पे, तुरंत मैं स्थान का नाम नहीं, लेकिन शैव मंदिरों में भी इस तरह का बलि का चढ़ाने का वो मान्यता के रूप में। पशु बलि या नर बलि? पशु बलि, नर पशु बलि का बलि, तो नर बलि नहीं। ना, नर बलि की बात खत्म हो गई, खत्म हो गई जितनी की बिल्कुल, अपन ने। बिल्कुल। तो आज मुझको लगता है इस विषय के महत्व को देखते हुए हम किसी दूसरे विषय पे चर्चा अभी नहीं कर रहे, क्योंकि ये पहली बार ही इतनी जानकारी मेरे सामने आ रही है। और इतना उठे बैठे हम लोग साथ में, लेकिन इस विषय पे चर्चा कभी नहीं हुई थी। तो मुझको लगता है आज की ये बातचीत हम लोग यहाँ पे रोक रहे हैं। लेकिन आप हफ्ते 10 दिन में समय निकालिएगा। आज का मेरा सोचा हुआ विषय बिल्कुल अलग था, वो बाकी है अभी, तो हम उसके लिए फिर बैठेंगे। ज़रूर, बिल्कुल। तो मैं आप सबका इस कार्यक्रम को देखने के लिए आभारी हूँ। आज का विषय थोड़ा तकलीफ देह था, लेकिन इतिहास हर बार बहुत खुश करने वाला, बहुत गौरव देने वाला हो, ये भी ज़रूरी नहीं रहता।
और इतिहास अलग अलग ऐसे कई दौर का रहता है, जिस दौर के मूल्य अलग रहते हैं, नीति सिद्धांत अलग रहते हैं, नैतिकता अलग रहती है, ये सब वक्त के साथ बदलती है। तो हम आज के मानवाधिकार, आज की जीवन शैली के पैमाने हम 10वीं शताब्दी से लेकर 19वीं सदी तक के बीच में, 20वीं सदी तक के बीच में हम उसको लागू नहीं कर सकते। लेकिन इस बारे में जो पता लगा है वो बहुत भयानक है। इतिहास कई बार भयानक होता है। तो हम छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए इतिहास के मुद्दों को लेके पुरातत्व, कला, लोक जीवन, लोक कला, ऐसे बहुत सारे अनगिनत मुद्दों को लेके बीच बीच में राहुल के साथ बैठेंगे और उनकी जानकारी, उनका ज्ञान और उनकी समझ, इन सब का फ़ायदा उठाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हम कल फिर किसी विषय को लेकर आपके सामने मौजूद होने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।